हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी एक्सरे को लेकर कि एक्सरे जो होती है कैसे बनती है। तो उसके अंदर अपन ने बात करी थी कि एक्सरे के लिए अपने को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है टारगेट। वहां से ये क्या बनती है, एक्सरे बनती है। अब एक्सरे बनने के बाद में इसके टाइप्स कितने होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी ना तब तक अपन उनका यूज नहीं कर सकते। तो उनकी प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो आपके पास में बंदूक है लेकिन वो चलानी नहीं आती, तो इसका मतलब वो आपकी बंदूक कोई काम की नहीं है। आप उसको लेके घूमते रहो, दिखाते रहो लोगों को, लेकिन वो आपके कोई काम नहीं आएगी। आपको काम तभी आएगी जब वो आपको चलानी आती होगी। तो ऐसे ही अपने पास में एक्सरे है। एक्सरे का यूजेस आप तभी कर पाओगे जब इनकी प्रॉपर्टी पता होगी, जब इनके गुण पता होंगे और इनके टाइप पता होंगे। तो पहले टाइप की बात करते हैं, फिर बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की वन बाई वन। पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी कि जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1895 में। लेकिन इसी के लिए, इस सबसे अच्छी खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। वो दिया गया 1901 में। ठीक है, तो एक बात ये बता देता हूं, उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे बेटा। अपन देखिए, लास्ट में अपन ने बात करी थी एक्सरे डिस्कवरी की। एक्सरे डिस्कवरी की बात करी थी, वो करी थी 8 नवंबर 1895। और ये मैंने ये भी बताया था वहां पर कि सबसे पहले एक्सरे बॉडी के किस पार्ट का किया गया और किस व्यक्ति का किया गया, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। लेकिन इस इतनी अमेजिंग डिस्कवरी के लिए, अमेजिंग में क्यों बोल रहा हूं बेटा, आप सोचो, आप फोन, अच्छे फोन के अंदर आपकी फोटो लेते हो और आप थोड़े से चमक दमक बहुत साफ सुथरे दिखाई देते हो तो कितने खुश हो जाते हो। लेकिन इन्होंने तो बॉडी के अंदर की चीज का पता लगाया और वो भी एक्सरे के थ्रू पता लगाया। तो अमेजिंग हो गई खोज कि लोग तो बाहर की फोटो देख के खुश थे, लेकिन इन्होंने जो बॉडी के अंदर है पूरा वही सब कुछ बता दिया। तो इसके लिए इसको अपन ने क्या बोला, अमेजिंग बोला। तो इसके लिए इनको 1901 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, सुने ध्यान से। अपन ने बात करी थी कि साहब एक्सरे प्रोडक्शन के लिए एक फिलामेंट चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए, टारगेट चाहिए होता है। बहुत ध्यान से समझे, टारगेट चाहिए। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इमिशन के थ्रू निकलता है, एक प्रोसेस के थ्रू निकलता है, एक प्रोसेस के थ्रू निकलता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा थर्माइनिक इमिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है, ये थर्माइनिक इमिशन। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा और साथ में आप यदि एकेडमिक कोर्स कोई कर रहे हो तो वहां पे भी पूछा जा सकता है थर्माइनिक इमिशन। थर्माइनिक इमिशन का मतलब यही है, इसमें रेगुलर करंट फ्लो होती है। रेगुलर करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकल जाते हैं, ये जिसको अपन क्या बोलते हैं, थर्माइनिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाके इससे स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद में अपने पास में क्या निकल रहे थे, एक्सरे निकल रहे थे। अब ध्यान से सुने, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अपन ने क्या लगाया था, एक वोल्टेज लगाया था। वहां पर ऐसा एक वोल्टेज लगाया था और वोल्टेज लगाने के बाद में इन इलेक्ट्रॉनों की अपन ने क्या बढ़ाई थी, काइनेटिक एनर्जी। जब इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यहां पर निकलने वाले एक्सरे की एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुने बेटा, बहुत क्लियरिटी से ध्यान दे। यहां पर अपने पास में दो चीजें हो रही थी। एक हो रही थी 1% तो एक्सरे निकल रही थी, लेकिन ये 1% एक्सरे भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि पूरी बॉडी को स्कैन कर सकती थी। जबकि 99% क्या निकल रही थी बेटा, हीट निकल रही थी। तो ये जो 1% एक्सरे निकल रही थी ना, इसमें 2 टाइप्स की एक्सरे निकलती है बेटा। एक तो लो एनर्जी की एक्सरे, एक तो लो एनर्जी एक्सरे और दूसरी होती है हाई एनर्जी एक्सरे। एक तो लो एनर्जी एक्सरे होती है और दूसरी कौन सी होती है बेटा, हाई एनर्जी एक्सरे। आपको पता होना चाहिए लो एनर्जी एक्सरे के लिए क्या होता है बेटा, ये होती है बेटा 0 to 25 केवीपी तक की एक्सरे होती है। मतलब इनकी जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो 0 to 25 केवीपी होती है। जबकि हाई एनर्जी एक्सरे की बात करें तो इसकी एनर्जी होती है बेटा 40 to 100 केवीपी या और भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है कि नहीं, ये तो रेंज पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे ऊपर होगी, यदि इससे ऊपर एनर्जी जो होगी उसको किस में काउंट करेंगे अपन, हाई एनर्जी पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इनको दो भागों में अपन ने डिवाइड किया, एक लो एनर्जी और एक हाई एनर्जी। इनको आगे नाम दिया गया बेटा
लो एनर्जी जो एक्सरे थी उनको तो नाम दिया गया बेटा सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे। और हाई एनर्जी की जो एक्सरे थी, हाई एनर्जी एक्सरे जो थी उसको नाम दिया गया बेटा हार्ड एक्सरे। ठीक है, ये हिंदी में कोई बताने लायक चीज नहीं है। सॉफ्ट मतलब नॉर्मल जो एक्सरे होती है नॉर्मल एनर्जी की वो, और हार्ड मतलब कठोर एक्सरे, तो थोड़ा अजीब लगता है, इस वजह से आप इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखें। ये वाला वर्ड सॉफ्ट एक्सरे और दूसरा वाला हार्ड एक्सरे। ठीक है, तो जिनकी एनर्जी लो होगी उनको सॉफ्ट एक्सरे, और जिनको एनर्जी हाई होगी उनको क्या बोलेंगे, हार्ड एक्सरे। इनका जनरली यूज, इसकी यदि अपन बात करें जनरली इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मेमोग्राफी में। सर मेमोग्राफी में क्यों किया जाता है इनका? क्योंकि मेमोग्राफी के अंदर लो केवीपी की एक्सरे चाहिए होती है, क्योंकि मेमोग्राफी के अंदर जितने भी सेल्स होती है, जो टिश्यूज होते हैं, मेनली मेमोग्राफी के अंदर क्या होता है, टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। इस वजह से वहां पर यदि हाई एनर्जी के एक्सरे अपन देंगे तो सॉफ्ट टिश्यूज को डैमेज करेंगे। इस वजह से मेनली कि कहां यूज होती है, मेनली यूज्ड इन मेमोग्राफी। जबकि रूटीन जो एक्सरे होते हैं उसके अंदर ये काम में आती है, और रूटीन एक्सरे के अंदर काम में आती है ये वाली। ठीक है, ये जो सॉफ्ट एक्सरे होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर लो होती है, लो पेनिट्रेशन पावर। यदि आप सारे वीडियो देख रहे हो इस यूट्यूब चैनल पर, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लो पेनिट्रेशन पावर मतलब एनर्जी पे डिपेंड करती है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो कम दूरी तक ट्रेवल करेगी, इसलिए इसकी जो पेनिट्रेशन पावर क्या है वो कम है। जैसे ये वही बात है, एक गाड़ी में आपने पेट्रोल डलवाया 1 लीटर, एक में डलवाया 2 लीटर, तो ज्यादा दूरी तक कौन सी चलेगी? यदि दोनों गाड़ियां सेम है तो जिसमें पेट्रोल ज्यादा होगा। तो ये जो पेट्रोल है वो एनर्जी है, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तक जाएगी, जिसमें एनर्जी कम होगी वो कम दूरी तक जाएगी। ठीक है, तो इसकी लो पेनिट्रेशन पावर होती है, जबकि इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। ठीक है, एक और चीज ध्यान से सुनना, ये जो लो एनर्जी की एक्सरे होती है ना बेटा, ये ज्यादा हार्मफुल होती है रेदर देन हाई एनर्जी एक्सरे। हाई एनर्जी एक्सरे की तुलना में लो एनर्जी की एक्सरे होती है ना, ये ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है अभी समझाता हूं। मोर हार्मफुल, मोर हार्मफुल क्यों, ज्यादा खतरनाक क्यों? ज्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, लो। जब ये बॉडी से आके टकराएगी, टकराने के बाद में ये बॉडी में रुक जाएगी, और बॉडी में रुक जाएगी तो ज्यादा नुकसान देगी, क्योंकि वो जाके डीएनए आरएनए से टकराएगी तो उनको डैमेज करेगी। मैंने कैंसर और नॉन कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस बताया था, तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लिया आप, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो रेडिएशन जब जाके बॉडी से टकराती है तो टकराने के बाद में बहुत उत्पात मचाती है। जैसे इसको सिंपल ऐसे समझे, यदि किसी ने बुलेट फायर करी है और यदि वो बुलेट यदि बॉडी के अंदर रह जाती है तो वो ज्यादा तकलीफ देगी, या जो बुलेट आर पार निकल जाएगी वो ज्यादा तकलीफ देगी? तो सिंपल सा लॉजिक है, जो आर पार निकल जाएगी वो कम तकलीफ देगी, जबकि जो बॉडी के अंदर रह जाएगी वो ज्यादा तकलीफ देगी। क्यों? कई बार आप देखते हो बॉडी के अंदर कोई कील है, कील चुभ के यदि बाहर निकल गई तो वो कम तकलीफ देती है, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही रह गई वो ज्यादा तकलीफ देती है। ऐसा ही सेम चीज यहाँ पर होता है, यदि एक्सरे बॉडी के अंदर रुक गई तो वो ज्यादा डैमेज करेगी, ज्यादा डैमेज करेगी। जबकि ये जो हाई एनर्जी एक्सरे बॉडी से बाहर निकल जाती है, इसलिए ये कम डैमेज करती है, लेस हार्मफुल होती है। इसीलिए जनरली जो एक्सरे किए जाते हैं ना बेटा, उस एक्सरे के अंदर कौन सी ली जाती है, हाई एनर्जी एक्सरे काम में ली जाती है। चाहे वहां पर नॉर्मल अपन एक्सरे फिल्म की बात करें, एक्सरे इमेज की बात करें, या फिर सीटी स्कैन की बात करें, या फिर फ्लोरोस्कोपी की बात करें, सबके अंदर ही हाई एनर्जी की एक्सरे ही काम में ली जाती है, ताकि बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, और एब्जॉर्ब नहीं होती तो बॉडी को कम नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो ये दो तो टाइप हो गए बेटा अपने पास में एक्सरे के। ठीक है, तो अपन ने बात भी यही करी थी कि सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सरे के टाइप की, उसके बाद में बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की। तो चलिए प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, एक्सरे के गुण। क्या गुण होते हैं बेटा? देखो, इनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, मैंने बताया अभी, क्योंकि अपन ये जो चीज पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? नॉर्मल एक्सरे के लिए पढ़ रहे हैं। और नॉर्मल एक्सरे में अपने को क्या चाहिए? हाई एनर्जी की एक्सरे चाहिए। तो हाई एनर्जी की एक्सरे चाहिए तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? शॉर्टर होती है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि थोड़ा बहुत आपको 12th का ध्यान होगा तो आप पढ़ते हो E बराबर SC/λ। तो देखो, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो कैसा रिलेशन आ रहा है? उल्टा रिलेशन आ रहा है। उल्टा मतलब 1/λ का रिलेशन आ रहा है। मतलब आप एनर्जी यदि हाई रखोगे तो वेवलेंथ क्या आएगा? लो आ जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी तो अपने को पता है एक्सरे की क्या होती है? हाई होती है। तो वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्ट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, और ऑर्डर होता है या तो एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर। ठीक है, अब शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो दूसरा पॉइंट अपने आप ही बन गया कि इनकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हाई होती है। और एनर्जी हाई होगी तो पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। मतलब हाई एनर्जी रेडिएशन एंड मोर पेनिट्रेशन पावर। क्योंकि पेनिट्रेशन पावर तो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है बेटा? एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है और मोर पेनिट्रेशन पावर होती है। आगे देखे बेटा, ये जो एक्सरे होती है ना बेटा, ये ऐसे नजर आती है जैसे कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। मेनली तो इसको बोलते हैं अपन, जो एक्सरे होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा ये। ठीक है, क्योंकि जितनी भी रेडिएशन होती है वो सारी की सारी कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है ये। ठीक है, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको बोलते हैं बेटा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब कई बार देखो दिमाग में जो आता है वो आता है कि सर जो तरंग होती है वो तो ऐसे मूव करती है। ठीक है, जबकि यदि मैं अगला पॉइंट आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाओगे। X-rays are always travel. X-rays are always travel in straight line. सीधी रेखा में गति करती है। आप सोचो जब सीधी रेखा में गति करती है तो ये तो इस तरीके से गति करनी चाहिए ना, क्योंकि सर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखो पहला पॉइंट अपन ने लिखा है वो क्या लिखा है? शॉर्टर वेवलेंथ। और जब शॉर्टर वेवलेंथ लिखी जाएगी तो कैसे लिखी जाएगी बेटा? यूं। तो अपने को दिखाई कैसे देगी? ऐसे देगी, सीधी दिखाई देती है। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कि ये कैसे मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, ये जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो इसकी जो स्पीड होगी ना वो लाइट वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है कि नहीं? ट्रेवल विद द लाइट वेलोसिटी। लाइट जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है ना उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करती है लाइट वेलोसिटी। और ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेनली इससे ट्रेवल करती है। ठीक है ना, ये याद रखना है बेटा, लाइट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। ठीक है, आगे सुनो बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अनडेविएटेड रहती है, मतलब बिना मुड़े सीधी चली जाती है ये। ठीक है कि नहीं? देखिए, it will be unaffected in electric field or magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये उससे क्या रहता है बेटा? अनअफेक्टेड रहती है। मतलब अनअफेक्टेड का मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया यूं,
यदि आपको 12वीं क्लास 12th क्लास का थोड़ा याद होगा तो। और मैग्नेटिक फील्ड यूं बना दिया। आपको पता है यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो इस पर फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से इधर उधर मूव करता है, या तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कैसे भी जा सकता हो। यहाँ पर यदि चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो ऐसे घूमने लग जाएगा ऐसा, जबकि ये है ना अनअफेक्टेड सीधी निकल जाती है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, यूं एकदम स्ट्रेट। वो इस वजह से निकल जाती है क्योंकि इनके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। इसका मतलब एक्सरे जो होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए बेटा, एक्सरेज विल बी न्यूट्रल। अब अपने को पता है न्यूट्रल किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा, उदासीन बोलते हैं बेटा इसको, है ना। किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा तो वो इफेक्ट कैसे होगी, नहीं होगी वो तो उदासीन होती है। ठीक है, आगे देखे बेटा, जब ये ह्यूमन बॉडी के साथ में टकराती है तो बायोलॉजिकल डैमेज करती है, मतलब ये केमिकल चेंजेस कर देती है। ठीक है, मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ये जो रेडिएशन होती है ना, एक्सरे जो होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। एक्सरेज आर आयोनाइजिंग। और आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूं बेटा। यदि आपने आयोनाइजिंग रेडिएशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो इस यूट्यूब चैनल पर देख लिया। पहले ये डाल रखा आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, वहां बता रखा आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है आयन प्रोड्यूस। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते उस वीडियो में सब समझा रखा है, प्रोड्यूस आयंस। जब ये एक्सरे ह्यूमन बॉडी के साथ में टकराएंगे तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट जनरेट करेंगे, मतलब साइड इफेक्ट जनरेट करेंगे। देखिए, व्हेन एक्सरे आर इंटरेक्ट with the human body, shows biological damage। ये क्या दिखाएंगे बेटा, बायोलॉजिकल डैमेज दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा इनसे, बायोलॉजिकल डैमेज होगा, मतलब harmful for the human body। ये मानव शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इसीलिए एक्सरे जब भी करवाए ना तो एक्सरे जरूरत हो, जब ऐसे लगे ना कि हाँ एक्सरे करवाना ही तभी करवाना चाहिए, अनवांटेड एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर इसीलिए मना करता है कि आपको रिक्वायरमेंट है कि सच में एक्सरे करने से कुछ डायग्नोस हो पाएगा तभी आप करवाए, अन्यथा एक्सरे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। ये कैंसर जनरेट कर सकती है। ये कैसे जनरेट कर सकती है इसके बारे में भी वीडियो अपन अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है एक्सरे के बारे में। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख ली। देखो, सबसे पहले ये शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी। इसके बाद में अपने पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होगा कि ये इस तरीके से ट्रेवल करेगी, बाद में ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है क्योंकि वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इस वजह से इस तरीके से स्ट्रेट मूव करेगी। अगला देखिए बेटा, ट्रेवल विद द लाइट वेलोसिटी, ये प्रकाश के वेग से गति करती है, प्रकाश वेग से गति करती है। ठीक है, बाद में ये अनअफेक्टेड रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इसको लेके जाओगे तो ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है, बाद में अपन ने देखा बेटा ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, मतलब आयन प्रोड्यूस करती है, और अपने को पता आयन प्रोड्यूस करेगी तभी ये क्या करेगी, बायोलॉजिकल डैमेज करेगी। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रोड्यूस आयन, और ये क्या रहती है बेटा, हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, इसीलिए रिक्वायर हो तभी आपको एक्सरे करवाना चाहिए था, अन्यथा एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के अपने टाइप्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। बाकी यदि आपको डिटेल कोर्स पूरा चाहिए पैरामेडिकल, किसी भी पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड, तो आपको ये PCW+ ऐप डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करोगे तो बहुत सारे कोर्सेज आप इस पे दिख जाएंगे। आपको इसके अंदर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर के साथ में
आपको पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स मतलब जो भी फैकल्टी यहाँ पर पढ़ा रही है वो नोट्स, पैनल नोट्स, सॉरी पैनल नोट्स, पीडीएफ नोट्स, जो भी टीचर नोट्स तैयार करके देगा क्लास के बाद में वो पूरे नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर, ये मॉडल टेस्ट पेपर 70% एग्जाम में आने की गारंटी होती है। बाकी यदि आप नए हो तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप, और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।